तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किन्मू ने दो डेविल के मार दिया था, जिसके बाद एक और डेविल उसकी तरफ आने लगा था। तो अब आगे तुम यहाँ लैंड करने से पहले आसमान में सबसे धीरे और परफेक्टली बैलेंस तरीके से मूव कर रहे थे। क्योंकि तुमने अपनी लोकेशन इस तरह रिवील की, तो ऑब्वियस है कि इसने हंटर्स को अट्रैक्ट किया। डेविल एक्सपर्ट ने जमीन पर पड़े टूटे हुए पत्थरों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा काम और रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन था। और वैसे भी तुम ग्रुप में सबसे इजी टारगेट लगते हो, तो मैं कैसे ना आता। हालांकि तुम्हारी एबिलिटीज मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा निकली। उसने फिर से जमीन पर बिखरे पत्थरों को देखा और उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। धीरे धीरे उसने अपना ओरा रिलीज करना शुरू किया। तुम दिखने में भले ही बुली किए जा सकने वाले लगते हो, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज काफी सॉलिड हैं। शायद तुम में ट्रू गॉड जैसी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन तुम ऑलरेडी उस लेवल के करीब हो। तुम शू याओ, हुआंग यू और बाकी लोगों से कम नहीं हो। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि शेख वान सॉन्ग के साथ फाइट के बाद भी तुमने अपनी कितनी पावर अभी छुपा रखी है। क्या ये पीच मेरे लिए तोड़ना आसान होगा? जमीन पर फ्लोटिंग स्वॉर्ड्स धीरे धीरे हवा में उठने लगी और किन्मू ने गहरी सांस लेकर अपनी पीठ सीधी कर ली। अचानक उसकी सांसें पूरी तरह नॉर्मल हो गईं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब से मैं हेवनली डेविल कल्ट मास्टर बना हूँ, किसी ने मुझे इजी टारगेट नहीं कहा। अगर तुम्हें ये पीठ चाहिए तो खुद आकर ट्राई क्यों नहीं करते? कुछ ही पल पहले उसकी हालत खराब लग रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। डेविल एक्सपर्ट हल्का सा मुस्कुराया। शी क्वान सॉन्ग की स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग है कि मुझे भी उनसे सावधान रहना पड़ता है। उनके साथ लाइफ एंड डेथ बैटल के बाद तुम्हारी इंजरीज हल्की नहीं हो सकती। तुम अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अपनी चोटें नहीं छुपा सकते। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझे इंटिमिडेट करने के लिए काफी है, तो मैं किसी और टारगेट को ढूंढ लूंगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कैजुअली बोला, आखिर इस जंगल में अभी भी बहुत सारे एनिमीज छिपे हुए हैं। मुझे अपनी एनर्जी बचाकर रखनी होगी, है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सा डार्क चार्म था, जैसे कोई फ्रेंडली पड़ोसी भाई जेन्युइनली केयर कर रहा हो। लेकिन किन्मू का दिमाग पूरी तरह क्लियर था। वो हेवनली डेविल कल्ट मास्टर था। भले ही वो खुद को हेवनली सेंट कल्ट मास्टर कहता हो, लेकिन हेवनली डेविल कल्ट के अंदर काउंटलेस एक्सपर्ट्स थे जो डेविल पाथ में माहिर थे। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स बेहद मिस्टीरियस थे और यूजर के हार्ट के हिसाब से चेंज होते थे। अगर किसी के अंदर डेविल नेचर होता है तो स्क्रिप्चर्स डेविल टेक्निक्स में बदल जाते हैं, और अगर हार्ट प्योर हो तो वही पावर राइचस बन जाती है। हेवनली डेविल कल्ट मास्टर होने के नाते किन्मू उस लेवल पर था जहां वो डेविल की डिसेप्टिव वॉइस से इजीली फूल नहीं हो सकता था। उसे डेविल एक्सपर्ट की एक भी बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। ये सारे शब्द बस उसे गार्ड डाउन करने के लिए थे। अगर वो सच में पीछे मुड़कर उसे जाने देता तो शायद उसी पल उसकी मौत तय हो जाती। किन्मू बिना हिले खड़ा रहा। उसके चारों तरफ 8000 स्वॉर्ड्स हवा में रैंडमली स्प्रेड थी, जैसे किसी भी मोमेंट अनलीश होने के लिए रेडी हों। अचानक डेविल एक्सपर्ट मूव हुआ, सीधा किन्मू की तरफ चार्ज करते हुए। उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी इतनी हॉरिफाइंग थी कि हवा तक हैवी लगने लगी। जैसे ही किन्मू ने स्वॉर्ड बेस्ड माउंटेन्स एंड रिवर्स टेक्निक एक्टिवेट की, डेविल एक्सपर्ट पहले से ही एस्केप करने के लिए तैयार था। किन्मू ने जोर से शाउट किया और उसकी टेक्निक ने फिर भी डेविल एक्सपर्ट को ट्रैप कर लिया। लेकिन अगले ही पल डेविल एक्सपर्ट ने एक मैसिव फ्लैग निकाला और उसे स्वॉर्ड लाइट की तरफ स्विंग किया, और माउंटेन्स एंड रिवर्स का एक बड़ा हिस्सा इंस्टेंटली इरेज हो गया। फॉर्मेशन एक्सपर्ट किन्मू शॉक में रह गया। वो मैसिव फ्लैग जमीन में गाड़ दिया गया, और जैसे ही वो खुला, उस पर काउंटलेस डेविल रून्स दिखाई देने लगे। वो रून्स घूमते हुए एक जायंट आई में बदल गए। डेविल एक्सपर्ट पीछे हटा और उस आई के अंदर जंप करके कंप्लीटली वैनिश हो गया। किन्मू की स्वॉर्ड टेक्निक पूरी तरह टूट गई, लेकिन वो उस डेविल फ्लैग को जरा भी डैमेज नहीं कर सकी। साफ था कि ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं था। किन्मू अभी केयर फ्री स्वॉर्ड से उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि अचानक डेविल एक्सपर्ट उसके पीछे प्रकट हो गया। किन्मू ने तुरंत अटैक किया, लेकिन एक और जाइंट फ्लैग सामने आ गया। डेविल एक्सपर्ट उसमें कूदकर फिर गायब हो गया। अब जमीन पर मल्टीपल फ्लैग्स खड़े थे। कुछ ही सेकंड में किन्मू के चारों तरफ 8 फ्लैग्स खड़े हो गए। उनके टॉप्स आपस में कनेक्ट होकर एक 8 साइडेड फॉर्मेशन बना चुके थे, जिसने पूरा बैटलफील्ड कवर कर लिया। हर फ्लैग के सेंटर में एक ओपन डेविल आई थी। किन्मू ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उन आंखों से निकलती डेविल की उसकी तरफ शूट होने लगी। उसने तुरंत अपनी वाइटल की एक्टिवेट की, जो एक मैसिव बेल में बदल गई। एक ऐसी बेल जो मौजूद भी थी और नहीं भी। उसकी सरफेस पर काउंटलेस लाइटनिंग पैटर्न्स घूम रहे थे। ये थी 5th एंसेस्टर ह्यूमन एम्परर की 5 थंडर हेवन रेजिंग बेल। खनक खनक खनक। किन्मू ने बेल के अंदर से बाहर की तरफ अटैक्स किए और हर टकराव पर डेफनिंग साउंड्स गूंजने लगे।
बेल कभी एक्सपैंड होती, कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी पावरफुल, कभी वीक। उधर फ्लैग्स भी लगातार रोटेट कर रहे थे और डेविल आइज से निकलती की कभी थिक होती, कभी थिन, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी वीक, जिससे बेल लगातार वाइब्रेट होती रही और किन्मू के की और ब्लड को डिस्टर्ब करती रही। वो मूव हुआ और बेल भी उसके साथ मूव हुई, लेकिन फ्लैग्स भी उसी के साथ एडजस्ट हो गए। 5 थंडर हेवन रेजिंग बेल एक अल्टीमेट टेक्निक थी जिसमें फिजिकल बॉडी और लाइटनिंग डिवाइन आर्ट्स को कंबाइन किया गया था। 5 लाइटनिंग बोल्ट्स 5 थंडर क्लाउड्स की तरह उसके पंचेस और किक्स के साथ एक्सप्लोड होते थे, जिससे डिस्ट्रक्टिव पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी। ये टेक्निक स्पेशली डेविल टेक्निक्स को सप्रेस करने के लिए परफेक्ट थी। फिर भी किन्मू इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अचानक उसने सैटर्न सॉवरेन फॉर्म एक्टिवेट किया। उसके पीछे गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस प्रकट हुआ और घूमते हुए उसे फ्लैग्स के बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो डेविल की बीम से शैटर्ड हो गया। गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस भी डेविल एक्सपर्ट के रियल बॉडी को लोकेट नहीं कर पाया। आईज अवेकन, किन्मू की आंखों में फॉर्मेशन पैटर्न्स घूमने लगे। उसने हर दिशा में देखा, लेकिन डेविल एक्सपर्ट कहीं नजर नहीं आया। बस फ्लैग्स के बीच तेजी से मूव करती हुई शैडो लाइक फिगर्स दिख रही थी, जैसे घोस्ट्स। फॉर्मेशन के अंदर डेविल की से टकराती बेल पूरी तरह एक्सपैंड नहीं हो पा रही थी, बल्कि वो थिन लाइंस में डिवाइड होकर स्पेस में फैल रही थी, जैसे इनविजिबल थ्रेड्स। वो थ्रेड्स पूरे स्पेस को क्यूब लाइक सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे थे और हर छोटे स्पेस के अंदर डेविल रून्स लगातार फॉर्म हो रहे थे। डेविल एक हाई लेवल फॉर्मेशन एक्सपर्ट था और उसका पहला अटैक सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। असली गेम तो कुछ और ही चल रहा था। उसका मेन मोटिव था किन्मू को धीरे धीरे अपनी डेडली किलिंग फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करना और फिर उसे बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए पूरी तरह से रिफाइन करके ख़त्म कर देना। इस तरह वो अपनी एनर्जी बचा सकता था ताकि बाद में बाकी एनिमीज से डील कर सके। साफ था, ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग की भी थी। डेविल एक्सपर्ट क्लियरली अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था किन्मू को। उसे पता था कि ये इंसानी नौजवान बाकी साथियों से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। उसकी मैजिक पावर भी हायर लेवल की थी और उसकी डिवाइन आर्ट्स इतनी कॉम्प्लेक्स और लीथल थी कि बहुत कम लोग उसे हैंडल कर सकते थे। फर्स्ट एंसेस्टर ह्यूमन एम्परर और विलेज चीफ जैसे टॉप टियर एक्सपर्ट्स ही उसे दबा सकते थे, और अब सामने खड़ा ये डेविल एक्सपर्ट भी उसी लेवल का नजर आ रहा था। लेकिन फर्क ये था, फर्स्ट एंसेस्टर और विलेज चीफ ऑलरेडी पाथ रेल में थे, जबकि ये डेविल एक्सपर्ट यंग जनरेशन से था और यहीं से उसकी टेरिफाइंग टैलेंट का अंदाजा लग जाता था। फॉर्मेशन स्किल। किन्मू की आंखों में एक शार्प लाइट चमकी। अचानक उसने 5 थंडर हेवन राइजिंग बेल को एक्सपैंड किया और अपनी स्वॉर्ड पैलेट को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल काउंटलेस फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पानी की तरह बाहर निकली और एक मैसिव स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हो गई। अगर कोई ध्यान से देखता तो समझ आता कि ये स्पीयर एक्चुअली काउंटलेस मूविंग स्वॉर्ड से बना था। हर स्वॉर्ड स्पाइरल मोशन में घूम रही थी और स्पीयर की टिप केयर फ्री स्वॉर्ड एकदम रेजर शार्प थी। उसी समय किन्मू के चारों ओर काउंटलेस रून्स प्रकट हो गए, लेकिन ये कोई साधारण डिवाइन रून्स नहीं थे। ये थे एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स, टाइजी डायग्राम, वूजी डायग्राम, सन मून रून्स, 5 एलिमेंट्स, 6 डायरेक्शंस अरे, 8 ट्राइग्राम्स और 64 हेक्साग्राम्स के कॉम्प्लेक्स सिंबल्स। ये सब रून्स लगातार बदल रहे थे, एक पावरफुल कैलकुलेशन सिस्टम बना रहे थे जो आइसोमेट्रिक स्पेस को एनालाइज कर रहा था। उनकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी फास्ट थी कि देखना मुश्किल हो रहा था। किन्मू ने अपनी नज़र फोकस की और उसका शरीर स्पीयर के साथ मूव हुआ, जैसे एक सिल्वर ड्रैगन स्काई में उड़ रहा हो। जो भी डेविल की उसके रास्ते में आया सब इंस्टेंटली शैटर हो गया। और तभी 8 फ्लैग्स अचानक हिले और फॉर्मेशन कोलैप्स हो गया। डेविल एक्सपर्ट का रियल बॉडी सामने आ गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने तुरंत फ्लैग्स उठाए और पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक हल्की हंसी थी। कैलकुलेशन में एक्सपर्ट मिलना रेयर होता है, आपकी कैपेबिलिटी इंप्रेसिव है, अलविदा। अगले ही पल फ्लैग्स ने उसे कवर कर लिया और वो गायब हो गया। किन्मू ने अपना स्पीयर जमीन में गाड़ दिया। उसका ऑरा अभी भी इंटेंस था, लेकिन उसने गार्ड डाउन नहीं किया, और सही भी था, क्योंकि अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसका ऑरा अचानक वीक हो गया। उसने खून की खांसी की और जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो गई थीं और तभी डेविल एक्सपर्ट फिर से प्रकट हुआ, इस बार बिल्कुल उसके पीछे, जैसे कोई शैडो। उसने अपना फ्लैग स्पीयर सीधा किन्मू के दिल की तरफ थ्रस्ट किया और हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास अब ताकत नहीं बची, इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन किन्मू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो पीठ करके बैठा था, लेकिन उसके हाथ का स्पीयर अचानक 2 बड़े नाइफ्स में स्प्लिट हो गया। एक नाइफ उसने रिवर्स ग्रिप में पकड़ा और अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, ठीक उस जगह जहां एनिमी का अटैक आ रहा था। दूसरा नाइफ उसने अपनी छाती के सामने होल्ड किया और फिर किन्मू अचानक घूम गया। उसने सामने वाले नाइफ से सीधे डेविल एक्सपर्ट के फ्लैग पर वार किया। क्लैंग! डेविल एक्सपर्ट शॉक में आ गया। उसके हाथ सुन पड़ गए। क्या तुम बैटल टेक्निक स्कूल की अल्टीमेट किलिंग टेक्निक जानते हो? किन्मू की आवाज उसके कानों में गूंजी। दोनों बॉडीज क्लोज कांटेक्ट में थी। किन्मू उसके पीछे चिपका हुआ था, जैसे शैडो। ये वही टेक्निक थी जो बुचर ने उसे काउंटलेस बार सिखाई थी जब उसके पैर नहीं थे। फॉरबिडन मूव, नाइफ उठाना, बुचर की सबसे डेडली स्किल।
डेविल एक्सपर्ट ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। उसका मूवमेंट गोस्ट की तरह अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन किन्मो उससे चिपका रहा। आखिरकार डेविल एक्सपर्ट खुद को अलग करने में कामयाब हुआ। वो खुश था, अब वो फेस टू फेस फाइट कर सकता था। लेकिन उसी समय किन्मो की आवाज़ फिर उसके कान के पास आई। तुम्हारा नाम क्या है? डेविल एक्सपर्ट ने जवाब देना शुरू किया। मेरा नाम है, लेकिन वो पूरा बोल ही नहीं पाया। फ्लैश, नाइफ की लाइट चमकी। किन्मो ने रिवर्स ग्रिप से अटैक किया। सॉरी, मैंने तुम्हें बोलने नहीं दिया। अगले ही पल डेविल एक्सपर्ट का पेट फट गया। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लाइफलेस। किन्मो ने भारी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। एक और एक्सपर्ट और मैं मर जाऊंगा। वो आसपास सुनने लगा, कोई हलचल नहीं। फिर उसने फिर कहा, एक और एक्सपर्ट और मैं मर जाऊंगा। फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। उसने खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ गया, चेहरा हरा पड़ गया, खून और मांस सख्त हो गया। पूरी वैली पूरी तरह शांत थी, कोई भी बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद किन्मो अचानक उठ बैठा, जैसे कुछ नहीं हुआ। वो वापस अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स बनाने लगा, जैसे ये सब एक एक्ट था। ऊपर एक पहाड़ की चोटी पर एक डेविल वुमन ये सब देख रही थी। उसने सिर हिलाया और तुरंत मुड़कर चली गई। ये इंसान मुझसे ज्यादा डेंजरस है, मैं इसे प्रोवोक नहीं कर सकती। उसी वक्त हुआंग यू रुका और ऊपर देखा। वहाँ एक आदमी खड़ा था, लंबे नाइफ के साथ, जहराली। हुआंग यू के सिर के ऊपर क्लाउड की तरह भाप घूम रही थी। ये कोई साधारण नजारा नहीं था, बल्कि उसकी पुरानी आत्मा के वाइटल ची के अंदर बाहर होने का असर था। तभी उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर खड़े उस इंसान पर पड़ी, और उसी पल भाप का वो बादल और भी ज्यादा घना और विशाल हो गया, लगभग आधे खेत जितना फैल गया। उस भाप के अंदर का वाइटल ची धीरे धीरे बारिश की बूंदों में बदलने लगा, और वो बूंदें नीचे गिरने लगीं। लेकिन जैसे ही वो उस जवान आदमी के सिर पर पहुंचती, तुरंत भाप बनकर उड़ जाती और फिर से ऊपर उसी बादल में शामिल हो जाती। ये पूरा साइकिल बार बार दोहराया जा रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर रही हो। ये पहाड़ असली दुनिया का नहीं था। इसे सेंट वुडकटर और फू रिलुओ के वाइटल ची रून से बनाया गया था, इसीलिए ये बहुत ऊंचा नहीं था। हुआंग यू ने बिना समय गंवाए उस पर चढ़ना शुरू किया और कुछ ही कदमों में वो चोटी पर पहुंच गया। लेकिन वो वहीं रुक गया जब उसके और शे हुआली के बीच करीब 100 गज का फासला बचा था। उसकी आंखों में पुरानी लड़ाई की यादें चमक उठीं। जब मैं तुमसे बैटलफील्ड में मिला था, मैं तुम्हारे हाथों लगभग मर ही गया था। जैसे ही उसने ये कहा, उसका ऑरा तेजी से बढ़ने लगा। उसकी फाइटिंग इंटेंट उफान पर थी। हार का कोई डर नहीं था, बल्कि उसी हार ने उसके अंदर बदला लेने की आग और भड़का दी थी। वो एक बैटल मीनियाक था, जिसे डर नाम की चीज़ पता ही नहीं थी। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ रहा था, अपनी हार का बदला लेने के लिए। हुआंग यू की आवाज़ में एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। काश सीनियर ब्रदर मुझे ये मौका दें। शे हुआली धीरे से मुड़ा, उसकी नज़र सीधे हुआंग यू पर जा टिकी। लेकिन उसकी पीठ पर टंगा डीमन नाइफ अभी भी शांत था, उसकी डेविल आई अभी तक नहीं खुली थी। अचानक शे हुआली का स्टैंस बदल गया। उसका दाहिना पैर हल्का सा खिसका, बॉडी एंगल बदल गया। उसका बायां पैर हुआंग यू की तरफ था और दायां पैर उस औरत की तरफ जो तेजी से पहाड़ पर चढ़ रही थी। अगले ही पल वो औरत उनके पास पहुंच गई। हुआंग यू का चेहरा तुरंत उतर गया। चैन यूएन, मेरे मामले में दखल मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। चैन यूएन भी सुप्रीम एम्परर हेवन की एक डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर थी। जब सब लोग सैंड टेबल वर्ल्ड में दाखिल हुए थे, तो हुआंग यू और बाकी लोग सबसे पहले उस जगह पहुंचे थे जहां कुल्हाड़ी और भाला टकराए थे। लेकिन बाद में वो जगह बेकार साबित हुई और सब लोग छिप गए। सिर्फ किन्मो ही नहीं छिपा। वो खुलेआम हवा में दौड़ रहा था, इतनी तेज कि उसके पीछे क्लाउड्स का एक ट्रेल बन गया जो सैंड टेबल वर्ल्ड की बाउंड्री तक दिखाई दे रहा था। उसी वजह से बाकी लोग भी उसकी लोकेशन तक पहुंच पाए। फिर किन्मो ने छिपने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि खुलेआम लोहे पर हथौड़ा मारने लगा, जिससे डेविल एक्सपर्ट्स का ध्यान पूरी तरह उसकी तरफ चला गया। डेविल एक्सपर्ट्स के बिजी होने की वजह से सुप्रीम एम्परर हेवन के एक्सपर्ट्स को रास्ते में उन्हें रोकने का मौका ही नहीं मिला। चैन यूएन ने यह सब समझ लिया था। वो किन्मो तक पहुंचने वाले रास्ते पर गार्ड कर रही थी। तभी उसने शे हुआली और हुआंग यू को देखा और तुरंत फैसला किया कि हुआंग यू के साथ मिलकर शे हुआली को हराना ज़्यादा सही रहेगा। सीनियर ब्रदर हुआंग यू, आप और सीनियर सिस्टर यू है, दोनों ट्रू गॉड बैंग यू के डिसाइपल हो। आपको समझना चाहिए कि बिगर सिचुएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैन यूएन ने गुस्से से शे हुआली को देखा और गंभीर आवाज़ में कहा, ये फाइट सिर्फ पर्सनल ग्रज नहीं है, ये लिस्ट सिटी के ओनरशिप और सुप्रीम एम्परर हेवन की डेस्टिनी से जुड़ी है। अकेले हम दोनों के लिए इसे हराना मुश्किल होगा, लेकिन साथ मिलकर हम जीत सकते हैं। लेकिन हुआंग यू का जवाब साफ था, मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाऊंगा, पीछे हट जाओ। उसका चेहरा पूरी तरह दृढ़ था। हम दोनों एक ही सेक्ट के हैं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
लेकिन अगर तुमने हमारी फाइट के दौरान इंटरफियर किया तो मुझे रूथलेस होने का दोष मत देना। फिर उसने शेहवाली की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, दांव पाने की आग। वो हंसा। अगर मैं जीता तो वो मेरे हाथों मरेगा, अगर मैं हारा तो वो भी बुरी तरह घायल होगा। तब तुम मौका लेकर अपनी चाल चल सकती हो, बस देखती रहो, वरना मुझे दोष मत देना। चैन युएन ने होंठ पीछे, लेकिन आखिरकार एक कदम पीछे हट गई। अब हुआंग पूरी तरह तैयार था। उसका ऑरा और भी उग्र हो चुका था। शेहुआली, मुझे गाइड करो। लेकिन शेहुआली का जवाब ठंडा था। तुम मेरे एनिमी नहीं हो। तुम्हारे सुप्रीम एम्परर हेवन के सो कॉल्ड यंग ट्रू गॉड्स मेरी नज़र में मजाक हैं। उसकी आवाज़ में कोई इमोशन नहीं था। तुम लोग ट्रू गॉड होने का मतलब नहीं जानते। सिर्फ बॉडी लेवल तक पहुंच जाने से कोई ट्रू गॉड नहीं बनता। 3 चीज़ें चाहिए, बॉडी, प्राइमोर्डियल स्पिरिट और पाथ। तुमने सिर्फ एक हासिल किया है, लेकिन मैं अलग हूँ। उसकी पीठ पर टंगा डीमन नाइफ हल्के से कांपने लगा, जैसे जागने वाला हो। मैं नीचे आने से पहले 2 चीज़ें हासिल कर चुका हूँ, अब सिर्फ मेरा पाथ बाकी है। फू रिलुओ को अपना गुरु मानना मेरे दाव की साधना का हिस्सा है। फिर उसने हुआंग यू की तरफ देखा। तुम पाथ और डिवाइन आर्ट्स के दीवाने हो, इसीलिए तुम दूसरी शर्त पूरी करने वाले हो। मैं तुम्हारे रिजॉल्व की कद्र करता हूँ, इसीलिए आओ, अपनी जान बेकार मत कमाओ। लेकिन हुआंग यू कर जा, मेरे पाथ को कम मत समझो। बिना डिस्ट्रक्शन के कुछ नहीं बनता। कोई तभी स्ट्रांग बनता है जब वो स्ट्रांग ओपोनेंट से टकराता है। आर्मी वैंक्विशिंग माउंटेन। इतना कहते ही वो बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी फाइटिंग टेक्निक डिवाइन आर्ट में बदल गई। अचानक उसकी अनगिनत मुट्ठियां प्रकट हुईं और एक विशाल पहाड़ का रूप ले लिया। अगले ही पल वो पहाड़ एक स्टार जैसा बन गया, आर्मी वैंक्विशिंग स्टार। उसकी हर पंच इतनी भारी थी कि हवा दबने लगी, शॉक वेव्स निकलने लगी, जैसे ठंडर फट रहा हो। इस अटैक से साफ था, हुआंग यू की मास्टरी एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। पहले की हार ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसका डिवाइन आर्ट परफेक्शन के करीब था। लेकिन उसी पल शेहुआली की पीठ के पीछे डीमन नाइफ की डेविल आई खुल गई। एक डरावनी लाल चमक फैल गई। शेहुआली ने आराम से अपना नाइफ निकाला और सीधे उस आर्मी वैंक्विशिंग माउंटेन पर वार किया। अगले ही पल नाइफ लाइट फूटी और मुट्ठियों के उस पहाड़ से टकराई। लेकिन ये बस शुरुआत थी। वो एक नाइफ लाइट अचानक 10,000 में बदल गई और एक नाइफ माउंटेन बन गया, जिसने हुआंग यू के अटैक को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। फिर वो 10,000 लाइट्स एक में सिमट गईं और सीधा हुआंग यू के सिर की तरफ गिरी। हुआंग यू ने तुरंत दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण डीमन नाइफ 2 हिस्सों में बट गया। उसका चेहरा बदल गया, उसकी बगलों से मांस उभरा और 2 नए हाथ निकल आए, जिन्होंने दूसरी नाइफ लाइट को पकड़ लिया। लेकिन उसे राहत लेने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल वो दोनों नाइफ लाइट्स 4 हिस्सों में बट गईं। हुआंग यू गुस्से से गरज उठा और उसकी बगलों के नीचे का मांस अजीब तरह से हिलने लगा। अचानक वहां से 4 और हाथ निकल आए, जो तेजी से उसकी ओर आती नाइफ लाइट को पकड़ने के लिए बढ़े। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में साफ निराशा दिखी, क्योंकि वो 4 नाइफ लाइट अचानक 8 हिस्सों में बट गईं, जैसे मौत खुद कई दिशाओं से उस पर टूट पड़ी हो। छ, 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 छ। नई नाइफ लाइट बिजली की तरह नीचे गिरी और हुआंग यू ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो पहले ही जमीन में गायब हो चुके थे। तभी उसके चेहरे पर 4 लंबे सीधे घाव उभर आए, जो हर सेकंड और गहरे और बड़े होते जा रहे थे। जीहवाली ने शांत चेहरे के साथ अपना डीमन नाइफ घुमाया और धीरे से उसे अपनी पीठ पर टिका लिया, मानो उसने अभी कुछ खास किया ही ना हो, जबकि सामने हुआंग यू कई टुकड़ों में बट चुका था। इसके बाद उसकी नज़र चांद युआन पर गई, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके कदम धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। जीहवाली ने बेपरवाही से कहा, जाओ, मैं किसी औरत को नहीं मारता। चांद युआन ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। वो बिना कुछ बोले सावधानी से पीछे हटती रही। जब वो करीब 1 मील दूर पहुंच गई, तब उसने पलटकर देखा और अचानक अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। लेकिन उसी क्षण जीहुआली की मसल्स में तेज खिंचाव आया और वो विस्फोट की तरह आगे बढ़ा। एक जबरदस्त धमाके के साथ उसने साउंड की स्पीड को पार कर लिया और दोनों हाथों से अपना चाकू निकालकर सीधे नीचे वार कर दिया। उसका नाइफ सीधा चांद युआन की पीठ पर लगा। उसका शरीर हवा में घूम गया और उसने अपनी फ्लाइंग सोर्ड बाहर फेंकी, जो चारों तरफ फैलने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो फ्लाइंग सोर्ड पूरी तरह बाहर निकल पाती, जीहुआली का चाकू उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। जीहुआली वहीं रुक गया, अपना चाकू वापस रखा और मुड़कर जाने लगा। मुझे पेंटिंग वाले आदमी को अपने मास्टर की नाइफ टेक्निक दिखानी है, ताकि मुझे चोट न लगे और मुझे तुम्हें पीछे से मारना न पड़े, उसने शांत स्वर में कहा। फिर हल्का सा सिर झुकाकर आवाजों को सुनने लगा। औरत, जैसे ही तुम मुड़ी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे सामने कभी अपनी पीठ मत दिखाना। उसके पीछे चांद युआन का शरीर जमीन पर गिर चुका था। दूसरी तरफ पहाड़ टूटते जा रहे थे
क्योंकि दो शक्तिशाली लोग एक दूसरे से जबरदस्त टक्कर ले रहे थे। ब्लेड जैसी खाइयों वाले पहाड़ों में छेद हो गए थे और वे पूरी तरह टूटकर हवा में बिखर रहे थे। ये भयानक लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। यूहे ने अपने चेहरे पर बने घाव को छुआ। उसका दुश्मन मर चुका था, लेकिन जाते जाते उसे घायल कर गया था। उसने सिर उठाकर आसमान में चमकती नाइफ लाइट को देखा, जो कुछ ही पल में गायब हो गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जी हुआली, तुम और ब्लैकस्मिथ दोनों ही बहुत शो ऑफ करते हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगी। उसने मन ही मन सोचा और मुड़ गई। तुम्हें खत्म करने से पहले मुझे तुम्हारे जूनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ढूंढना होगा। सैंड टेबल वर्ल्ड बेहद विशाल थी और इसमें किसी को ढूंढ पाना आसान नहीं था। कई पहाड़ों पर एक साथ लड़ाइयां छिड़ चुकी थीं। डिवाइन आर्ट्स के एक्सपर्ट्स डीमन रेस के ताकतवर योद्धाओं से टकरा रहे थे और हर कोई अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा था। इस वजह से जैसे ही दो दुश्मन आमने सामने आते, लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलती। या तो डिवाइन आर्ट्स वाले मारे जाते या फिर बुरी तरह घायल होकर अपाहिज हो जाते। हालात तेजी से खतरनाक बनते जा रहे थे। फिर भी उस थोड़े से समय में ही वे दर्जनों मील तक लड़ाई को खींच ले जाते। जहां जहां वे गुजरते वहां पहाड़ कट जाते, टूट जाते और तबाही का ऐसा मंजर बनता कि देखने वाले सिहर उठें। कुछ तो इतने खतरनाक डिवाइन आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे कि 100 मील का इलाका तबाह हो जाता, जो सच में डरावना था। लेकिन ये असली दुनिया नहीं थी, ये सैंड टेबल वर्ल्ड थी। अगर ये असली दुनिया होती तो 7 स्टार्स रेल्म के डिवाइन आर्ट्स एक्सपर्ट्स इतने विनाशकारी नहीं होते। एक जगह थी जहां एक्स और स्पीयर आपस में टकराए थे और वही जगह अजीब तरह से शांत पड़ी थी। सॉन्ग हुआ वहां छिपकर बैठी थी। उसने उत्साह से अपना ट्रैप सेट किया हुआ था और घात लगाकर बैठी थी। इंतजार कर रही थी कि कोई दुश्मन उसके परफेक्ट डेथ ट्रैप में फंसे। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 घंटे बीत गए। वो जवान लड़की अपनी छिपने की जगह से थोड़ा बाहर झांकी। उसकी 2 लंबी चोटियां नीचे लटक रही थीं। फिर 2 घंटे और बीत गए। सॉन्ग हुआ अब एक्स के सिरे पर बैठी थी। अपनी ठुड्डी को हथेली से सहारा देकर बोरियत में अपने पैर हिला रही थी। फिर 2 घंटे और बीत गए। अब वो एक्स पर लेटी हुई थी, आसमान की तरफ देखते हुए सोच रही थी, सब कहाँ है? अचानक वो उठ बैठी, थोड़ा परेशान होकर। ये सब गए कहाँ? क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ हर कोई लड़ने आता है? चाहे दोस्त हो या दुश्मन, कोई ना कोई तो यहाँ आता ही है। सैंड टेबल वर्ल्ड के बाहर गॉड्स और डीमंस इस अंदर चल रही लड़ाई को देख रहे थे। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट भी थी और चिंता भी। इतने कम समय में ही कई लड़ाइयां खत्म हो चुकी थीं। जब किन मू ने 3 डीमंस को मार दिया और चौथे को फंसाने के लिए खुद को लाश बनाकर जमीन पर लेट गया, तब ज्यादातर डीमन गॉड्स घबरा गए। वे सभी उस डीमन वुमन के लिए पसीना बहा रहे थे जो पास के पहाड़ की चोटी पर छिपी हुई थी। खुशकिस्मती से वो धोखे में नहीं आई और चुपचाप मुड़कर चली गई। तब जाकर डीमन गॉड्स ने राहत की सांस ली। मेरे मास्टर, वो सच में आपका सक्सेसर है, ब्लैक टाइगर गॉड ने खुशी से कहा। सेंट वुडकटर का चेहरा शांत था, जबकि फूरीलोआ हल्का सा मुस्कुरा रहा था। दोनों की नजरें मिली और फिर तुरंत हट गईं। जब सभी ने जीहुआली को हुआंग्यू और चांदयुआन जैसे 2 यंग एक्सपर्ट्स को सिर्फ 2 बार में खत्म करते देखा, तब सुप्रीम एम्परर हेवन के गॉड्स के पसीने छूट गए। उन्हें अपने बाकी डिवाइन आर्ट्स एक्सपर्ट्स की चिंता होने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान सॉन्ग हुआ के पिता गॉड सॉन्ग ये थे। उनकी मुट्ठियां कस चुकी थीं और हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। अच्छी बेटी, बाहर मत आना, बस वहीं छिपी रहना, उन्होंने मन ही मन कहा। गॉड सॉन्ग ये की नजर लगातार उस जगह पर टिकी थी जहां एक्स और स्पीयर टकराए थे। तभी उन्होंने सॉन्ग हुआ को एक्स से कूदते हुए देखा। उनका चेहरा बदल गया। बाहर मत जाना, कभी बाहर मत जाना। उसी वक्त एक डीमन वुमन सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। गॉड सॉन्ग ये की सांस अटक गई। वो अब मरने वाली है। अचानक सॉन्ग हुआ को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसके कदम वहीं थम गए। सामने खड़ी वो डेविल वुमन भी खतरे को भांप चुकी थी, इसलिए उसने भी तुरंत खुद को रोक लिया। दोनों के बीच कोई ऊंची दीवार नहीं थी, बल्कि एक खड़ी पहाड़ी थी जो उन्हें अलग कर रही थी। लेकिन अगली ही पल, बिना एक सेकंड गवाए, दोनों ने अपनी अपनी डिवाइन आर्ट्स एक्टिवेट कर दी और एक ही समय पर उस पहाड़ पर अपनी ताकत की छाप छोड़ दी। जैसे ही दोनों की भयानक डिवाइन टेक्निक्स आपस में टकराईं, एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर अचानक धड़ाम, पूरा पहाड़ टूटकर बिखर गया और धूल का गुबार आसमान में ऐसे छा गया जैसे कोई घना कोहरा हो। उस टूटे हुए पहाड़ के अंदर काउंटलेस रून मार्क्स बिखरने लगे और चमकते हुए टुकड़ों में बदलकर ऐसे फूटने लगे जैसे आसमान में पटाखे चल रहे हों। दोनों लड़कियां अब एक दूसरे को देख नहीं पा रही थीं, लेकिन उनकी तलवारें और चाकू के फ्रैगमेंट्स उनकी स्लीव से निकलकर उनके चारों तरफ घूमने लगे। ये फ्लाइंग सॉर्ड्स और कर्व्ड नाइफ्स ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे आसमान में हजारों जुगनू एक साथ नाच रहे हों।
सॉन्ग हुआ, जिसने अपने पिता गॉड सॉन्ग ये से स्वॉर्ड्समैनशिप सीखी थी, उसकी हर मूव में प्रिसिजन और ग्रेस थी। वहीं दूसरी तरफ वो डेविल वुमन, जो डेविल नाइफ फू लोटो की डिसाइपल थी, उसके हर अटैक में रॉ किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। एक ही पल में दोनों एक दूसरे के करीब आ गईं। वे हवा में दो बटरफ्लाइज की तरह घूम रही थीं, लेकिन उनकी हर मूवमेंट मौत का संकेत थी। सॉर्ड और नाइफ की टक्कर से निकलती चिंगारियां पूरे बैटलफील्ड को रोशन कर रही थीं। गॉड सॉन्ग ये की सॉर्ड टेक्निक, तुम सॉन्ग हुआ हो। डेविल नाइफ फू लोटो की नाइफ टेक्निक, तुम बी हो। बस एक एक्सचेंज में ही दोनों ने एक दूसरे की पहचान कर ली, लेकिन पहचान के बाद भी उनकी लड़ाई रुकी नहीं, बल्कि और भी खतरनाक हो गई। नाइफ लाइट डिवाइन आर्ट्स के बीच घुस रही थी और सॉर्ड लाइट बालों को छूते हुए निकल रही थी। उनके पैलेट से निकलती रोशनी उनकी आंखों में चमक रही थी और उनके शरीर उस एनर्जी से दमक रहे थे। उनके शरीर भले ही नाजुक दिखते थे, लेकिन उनमें किनमू से भी ज्यादा एक्सप्लोजिव एनर्जी भरी हुई थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, उनके शरीर ने बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया। उनकी हथेलियां, कोहनियां, कंधे, पैर और घुटने, हर एक हिस्सा एक डेडली वेपन बन चुका था। वे तूफान की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ी। कराशने की आवाजों के बीच दोनों एक दूसरे के अटैक से जूझते हुए नीचे गिर गईं। वे पहाड़ से ऐसे लुढ़कीं जैसे फटे हुए बोरे, और करीब 6-7 मील तक लगातार गिरती चली गईं। जैसे ही उनका गिरना रुकने वाला था, ऊपर से उनकी सॉर्ड्स और नाइफ्स जो उन्होंने पहले छोड़ी थी, बारिश की तरह उनके ऊपर गिरने लगीं। सैकड़ों ब्लेड्स एक साथ नीचे आ रहे थे, हर एक मौत का पैगाम। दोनों ने तेजी से लुढ़ककर खुद को बचाया। सॉन्ग हुआ ने अपनी पीठ से बो निकाला और एक लेपर्ड कैट की तरह घूमती हुई अटैक्स करने लगी। हर रोल के साथ दर्जनों एरोज निकल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ी बीई ने भी अपना डेविल बो निकाल लिया और काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उनके पीछे अभी भी सॉर्ड और नाइफ लाइट्स टकरा रही थीं। दोनों एक पहाड़ के चारों ओर घूमते हुए लड़ रही थीं। बोस्ट्रिंग की वाइब्रेशन से तेज आवाजें गूंज रही थीं और पहाड़ में एक के बाद एक छेद होते जा रहे थे। इसी बीच भागते भागते अचानक सॉन्ग हुआ की नजर एक विशाल एक्स और एक काले स्पीयर पर पड़ी। वे दोनों उसी जगह वापस आ गए थे जहां ये दो डिवाइन वेपन्स पहले टकराए थे। एक लड़की एक्स पर चढ़ गई जबकि दूसरी स्पीयर पर कूद गई। वे दोनों स्नेक्स की तरह हिलती हुई एक दूसरे पर हमला कर रही थीं। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ीं, टेंशन बढ़ता गया और फिर अचानक दोनों टूटते हुए तारों की तरह नीचे गिर गईं। गिरते हुए सॉन्ग हुआ ने तुरंत नोटिस किया कि बी उसी ट्रैप में गिर रही है जो उसने पहले सेट किया था। बिना देरी किए उसने अपनी 7 स्टार सॉर्ड डायग्राम एक्टिवेट कर दी। गॉड सॉन्ग ये की इकलौती बेटी होने के कारण सॉन्ग हुआ के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। भले ही उसकी मास्टरी किन्मू जितनी रिफाइन नहीं थी, लेकिन उसके पास सॉर्ड पैलेट की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने 7 स्टार सॉर्ड डायग्राम में 7 पैलेट एक्टिवेट किए थे। सुप्रीम एम्परर हेवन के प्रैक्टिशनर्स अक्सर कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक कल्टिवेशन से बचते थे, इसलिए वे एंशिएंट सॉर्ड डायग्राम्स को कॉपी करके अपनी टेक्निक्स बनाते थे। इससे समय बचता था और वे कल्टिवेशन पर ज्यादा फोकस कर पाते थे। 7 स्टार सॉर्ड डायग्राम भी ऐसा ही एक टेक्निक था, सिंपल लेकिन डेडली। जैसे ही ट्रैप एक्टिवेट हुआ, सॉन्ग हुआ ने बिना रुके अपने बो से लगातार एरोज छोड़े। बी लेफ्ट और राइट ब्लॉक करती रही, लेकिन अगले ही पल सॉन्ग हुआ के हाथ से एक सॉर्ड फ्रैगमेंट निकला, फिर दूसरा, और फिर एक पूरी लाइन बन गई फ्लाइंग सॉर्ड्स की। पहला ब्लेड बी की भौहों बीच से निकल गया, दूसरा उसके पीछे, और फिर एक के बाद एक सैकड़ों सॉर्ड्स उसके सिर के पीछे से गुजरती चली गईं। बी का शरीर वहीं फ्रीज हो गया। 7 स्टार सॉर्ड डायग्राम के काउंटलेस सॉर्ड्स ने उसे पूरी तरह निगल लिया। मैं जीत गई। सॉन्ग हुआ खुद भी हैरान थी। उसका कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ गया। उसने अपने सॉर्ड डायग्राम को वापस लिया और बैटलफील्ड में अपने ओपोनेंट्स को ढूंढने लगी। लेकिन बाहर खड़े गॉड सॉन्ग ये के चेहरे पर पसीना बह रहा था। वो जानता था ये जीत स्किल से ज्यादा लगती। सॉन्ग हुआ ने बहुत ट्रेनिंग की थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बी के मुकाबले कुछ भी नहीं था। बी सैकड़ों बैटल से गुजरी थी और सॉन्ग हुआ अभी भी उस लेवल से बहुत दूर थी। अगर अगली बार उसे कोई और डेविल एक्सपर्ट मिला तो क्या वो फिर बच पाएगी? इसी सोच के बीच गॉड सॉन्ग ये अचानक शांत हो गया और उसकी नजर सैंड टेबल वर्ल्ड पर टिक गई। अंदर अब लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। डेविल साइड से सिर्फ 2 लोग बचे थे, ज़ियाहली और जियांगी, और सुप्रीम एम्परर हेवन की तरफ से किन्मू, यूहे, सॉन्ग हुआ और एक्सयू। यूहे और एक्सयू ने मिलकर टीम वर्क से कई एनिमीज को खत्म कर दिया था, लेकिन असली गेम चेंजर था किन्मू, क्योंकि उसने अकेले 3 डेविल एक्सपर्ट्स को खत्म कर दिया था और उसी की वजह से पूरा बैटल टर्न हो गया था। अब बचा था सिर्फ फाइनल क्लैश। गार्ड सांगी का दिल एक बार फिर जोर से कांप उठा, जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। उसकी नजर तुरंत उस तरफ गई और उसने देखा कि उसकी बेटी सीधे उस फॉर्जिंग करने वाले बच्चे की ओर दौड़ पड़ी है, बिना किसी डर या झिझक के। उसी समय सैंड टेबल वर्ल्ड के बॉर्डर पर शिए हाउली बिल्कुल एक तपस्वी मंक की तरह शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में डीमन नाइफ था और वो बेहद नपे तुले कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसने कोई डिवाइन आर्ट्स इस्तेमाल नहीं की, इसलिए उसकी स्पीड तेज नहीं की, लेकिन उसके हर कदम में एक अजीब सटीकता थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रूलर से नापकर हर कदम रखा जा रहा हो। हर स्टेप ठीक 1 फुट लंबा, न 1 इंच ज्यादा न 1 इंच कम। यही उसकी नाइफ स्किल्स का रूल था। डेविल रेस के एक्सपर्ट्स आमतौर पर खुले विचारों वाले होते हैं। उनके मूव्स बड़े, फ्लैशी और बेपरवाह होते हैं। वे छोटी छोटी डिटेल्स की परवाह नहीं करते और अचानक ही टेरिफाइंग बैटल पावर के साथ सामने आ जाते हैं।
लेकिन शिए हाओली अलग था। उसने डिवाइन नाइफ लो वुशवांग से ट्रेनिंग ली थी, एक ऐसा अस्तित्व जिसे नाइफ गॉड कहा जाता था। लो वुशवांग की नाइफ स्किल्स पूरी तरह कैलकुलेशन पर बेस्ड थीं, जहां हर चीज मेजर्ड होती थी, पोजीशन, स्ट्रेंथ, फुटवर्क, बॉडी मूवमेंट, यहाँ तक कि मसल्स की हर छोटी एक्टिविटी भी। वहाँ गलती की कोई जगह नहीं थी। और सिर्फ बाहरी मूवमेंट्स ही नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर ची सर्कुलेशन, प्राइमल स्पिरिट का फ्लो, इंटेंट, एसेंस, हर चीज को एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता था। शिए हाओली इसी डिसिप्लिन में बड़ा हुआ था, इसलिए वो सुप्रीम एम्परर हेवन के बाकी प्रैक्टिशनर से बिल्कुल अलग था। लो वुशवांग की स्किल्स सीखने के लिए कैलकुलेशन में मास्टरी जरूरी थी और साथ ही बेहद ऊंची अचीवमेंट्स भी। हालांकि वो ऑर्डर्स के तहत सुप्रीम एम्परर हेवन आया था और फूरे लुआ का डिसाइपल बन गया था, लेकिन उसने अपने नए मास्टर से वो बेपरवाह ब्रेवरी नहीं सीखी थी। वो अब भी लो वुशवांग के रूल्स के हिसाब से खुद को कंट्रोल करता था, हर एक्शन मेजर्ड, हर बिहेवियर डिसिप्लिन्ड। धीरे धीरे वो सैंड टेबल वर्ल्ड की फायर वॉल के पास पहुंचा और उसने अपना सिर उठाया। चिन्मू उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। वो नौजवान फायरलाइट में अपनी सॉर्ड को इंस्पेक्ट कर रहा था, जैसे उसकी असली ताकत को परख रहा हो। जहां शिए हाओली पूरी तरह कॉशियस था, वहीं चिन्मू में फूरेलुआ जैसी फियरलेस बोल्डनेस थी। जब उसने सॉर्ड उठाई, उसके चेहरे पर एक अजीब कॉन्फिडेंस और डेयरिंग साफ दिख रही थी। आग के सामने सॉर्ड को अप्रिशिएट करना, ये एक ऐसी फियरलेस ऑरा थी जिसे सीखा नहीं जा सकता। शिए हाओली का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को काम कर लिया। उसी पल चिन्मू ने उसकी हार्ट बीट में आए बदलाव को सुन लिया। उसने हल्का सा सिर झुकाया और आंखों के कोने से उसे देखा। लेकिन जल्द ही शिए हाओली समझ गया, चिन्मू उसे नहीं बल्कि अपनी सॉर्ड को देख रहा था और उसकी मिरर जैसी सरफेस से पीछे की सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो मुझे देख रहा हो, ताकि मेरा जजमेंट डिस्टर्ब हो जाए। अगर मैं उस पल मूव करता तो मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाती और वही मेरी हार होती। शिए हाओली की भौं हल्की सी उठी। एक्सपर्ट्स के बीच छोटी सी मिस्टेक भी डिफीट में बदल सकती है। उसका एक्सपीरियंस उसकी उम्र से बिल्कुल मैच नहीं करता। उसने गहरी सांस ली, अपने शोल्डर स्ट्रेट किए। ये वही नौजवान था जिसे उसका मास्टर डिवाइन नाइफ कभी नहीं भूल पाया था, एक ऐसा इंसान जिसके सामने उसे अपनी स्किल्स दिखानी थी। अचानक शिए हाओली ने झुककर चिन्मू को सल्यूट किया और गंभीर आवाज में कहा, मेरा मास्टर लो वुशवांग है। चिन्मू मुड़ा और उसने अपनी सॉर्ड को फॉर्जिंग टेबल पर रख दिया। मुझे पता है, मैं उन्हें याद करता हूँ। शिए हाओली अभी भी झुका रहा। मास्टर ने कहा था, अगर मैं तुमसे मिलूं तो मुझे तुम्हें उनकी बनाई नाइफ स्किल्स दिखानी होंगी। जैसे ही वो झुका, उसकी पीठ के पीछे डीमन नाइफ पर लगी डीमन आई अचानक खुल गई। उसकी ब्लड रेड प्यूपल घूमी और सीधे चिन्मू पर टिक गई। चिन्मू हल्के से मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली फॉर्जिंग टेबल पर रखी और काउंटलेस फ्लाइंग सॉर्ड्स रेत की तरह उसकी ओर बहने लगी। वे उसकी हथेली के नीचे इकट्ठा होकर थंब साइज की एक छोटी बॉल बन गई। मैं भी उसकी नाइफ स्किल्स देखने के लिए उत्सुक हूँ, चिन्मू ने कहा। तुम उसके बिहाफ पर दिखा रहे हो, इसलिए तुमने सल्यूट किया, लेकिन वो रिस्पेक्ट उसके लिए है, मेरे लिए नहीं, सही? शिए हाओली सीधा खड़ा हुआ और हल्का सा सिर हिलाया। चिन्मू की मुस्कान और गहरी हो गई। वो वन हैंडेड नाइफ यूज करता है, तो तुमने उसकी स्किल्स वन हैंड से सीखी हैं या टू हैंड से? ये सुनते ही शिए हाओली की प्यूपल सिकुड़ गई। चिन्मू ने उसके रिएक्शन को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। शिए हाओली, तुम फ्रीली उसकी नाइफ स्किल्स दिखा सकते हो। लेकिन उसी पल शिए हाओली ने अपने डाओ हार्ट पर एक भारी प्रेशर महसूस किया। ये सवाल सिंपल नहीं था। लो वुशवांग एक वन हैंडेड डिवाइन नाइफ था। अगर शिए हाओली ने वन हैंड मास्टरी हासिल की तो उसका दूसरा हाथ बेकार हो जाता और लड़ाई में इम्बैलेंस पैदा करता। अगर उसने टू हैंड मास्टरी सीखी तो इसका मतलब वो लो वुशवांग की ट्रू एसेंस तक कभी नहीं पहुंच पाया। दोनों रास्तों में फ्लॉ था और अब पहली ही कॉन्फ्रंटेशन में चिन्मू ने उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पकड़ ली थी। अब चाहे वो नाइफ निकाले या नहीं, वो बीच में रुक नहीं सकता था। सैंड टेबल वर्ल्ड के बाहर सेंट वुडकटर की आंखें चमक उठी। उसने पास खड़े ब्लैक टाइगर गॉड की तरफ देखा और कहा, उसका माइंड क्लियरली स्ट्रांग है। मिलते ही शिए हाओली पर प्रेशर डाल दिया। फिर तुमने उसे वीक क्यों कहा? ब्लैक टाइगर गॉड ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए और धीरे से बड़बड़ाया, उसका माइंड सच में वीक है, उसके एक्सप्रेशंस बहुत जल्दी बदलते हैं। मास्टर, आपने भी तो यही कहा था। सेंट वुडकटर का चेहरा बिल्कुल काम रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमने गलत सुना। ब्लैक टाइगर गॉड ने मुंह बनाया, लेकिन जैसे ही सेंट वुडकटर के मासी की नस उभरी, वो तुरंत नीचे देखने लगा और हंस पड़ा। गलती मेरी थी, छोटे टाइगर ने गलत सुन लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा।